पिताजी का कार्यकाल तो बहुत अच्छा है। 2008 में उनकी हत्या की गई। 2008 में उनकी हत्या जो हमें लगता है उनकी तरीके से परियल रोहानी में उनकी हत्या नहीं, बाकी जो हत्याएं और की गई परियल रोहानी में आप देखते होंगे कि हर घर जल योजना चली, लेकिन किसी के घर जब पहुंचा नहीं पहुंचा। आपके अनुसार इस ग्राम में सबसे बड़ी समस्या क्या रही है? आप कहा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की कुछ करना चाहते हैं, आपका मोटिव क्या है? दूसरों को बात आपकी ये है, आपकी ग्राम सभा में जातिगत नेता इतना बड़ा है, क्या आपको लगता है कि गांव में विकास हुआ है या सिर्फ हुआ है? वर्तमान जो राजनीति चल रही है कहीं ना कहीं सब खोखली राजनीति है। अगर आप जीत है तो आपका सबसे बड़ा फोकस गाँव के ऊपर करें, कम से कम 100 सीट का एक बढ़िया हम एक अध्ययनरत कक्षाएं तैयार करेंगे कि जिसमें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि इस तरह से आप या आपसे रिलेटेड या कोई ऐसा व्यक्ति जो पॉडकास्ट करना चाहता हो, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाना चाहता हो, रखना चाहता हो बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप हमसे कनेक्ट करिए। हमारा नंबर है 91 18 64 65 05। चैनल का नाम है सुनो रे इंडिया, और आप एक बार कॉल करिएगा, हम अच्छी तरीके से आपकी बातें सुनेंगे और लोगों तक आपकी बातें पहुंचाएंगे और पॉडकास्ट करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज यादव और आप सभी देख रहे हैं सुनो रे इंडिया। तो आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पर हैं सुरेश कुमार जी, जो कि पेशे से एक सहायक अध्यापक हैं, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है वो एक राजनीतिक से रिलेट करते हैं। और इनके जो पिताजी थे वो पूर्व प्रधान थे और इनकी माता जी भी प्रधान कर चुकी हैं। तो आज इसीलिए इनको बुलाया गया है। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये हमारी पहली पॉडकास्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको विषय बताना चाहता हूँ। तो सुरेश जी, आप पहले उसके बाद हम बातचीत को आगे जानेंगे। और नमस्कार सूरज भाई, जिन्होंने आज मौका दिया कि परियल रोहानी ग्राम सभा की बातों को हम आप सबके सामने रख पाए। और सुनो रे पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि जिसके द्वारा हम अपनी बातों को रखने जा रहे हैं। जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सुरेश कुमार, मैं एक सहायक अध्यापक हूँ, विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ब्यूटीपुर अयोध्या में कार्यरत हूँ। और जहाँ तक हमारी फैमिली का सवाल है तो हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री सर्वाधीन जो विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में ही एक सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत है। जहाँ तक हमारी माता जी वो भी पूर्व प्रधान रह चुकी हैं। और सन 1988 से हमारे पिताजी ग्राम पंचायत परियल रोहानी के प्रधान रहे। और सन 2008 8 नवंबर 2008 को हमारे पिताजी की हत्या कर दी गई। उसके बाद हमारी माता जी उपचुनाव में विजयी हुई और 2015 में दोबारा वो प्रधान बनी। 2021 में हम लोग चुनाव हार गए। फिर से हमारी तैयारी चल रही है, लगातार हम लोगों के बीच बने हुए हैं। एक बात और बताना चाहेंगे कि आज जो भी हम हैं वो हम अपने पिताजी की वजह से, और शायद उनकी ही दुआ है कि हम 2 भाई हैं। श्री अर्जुन कुमार जी हमारे बड़े भाई, वो भी कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में कार्यरत हैं। और उनका सबसे ज्यादा योगदान आपके बड़े भाई अरविंद कुमार जी, उनका योगदान इस परियल रोहानी के विकास में सबसे ज्यादा। और पिताजी से तो उनकी बात ही अलग थी। आप पता कर सकते हैं कि उनका व्यवहार, उनका सरल स्वभाव। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुना है कि मैं भी किसी ग्राम सभा से बिलोंग करता हूँ भाई, तो मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो लोगों से जरूर पता चला कि वो एक सरल स्वभाव की बहुत ही अच्छी, और पेशा जो उनका था शिक्षक, वो उस पे अनुकूल चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते थे, लोगों को अच्छी तरह से कनेक्ट रहते थे लोगों से, और उनके जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जमीनी स्तर से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर वो काम करते हैं। हम लोग जाते हैं अगर मार्केट में बिल्कुल, तो लोग हमारा चेहरा जब देखते हैं तो वो कोई न कोई अगर हमारे ऑफिस का या स्टाफ का रहता है तो उनसे ये बिना बताए ही वो लोग बता देते हैं कि ये प्रधान जी के लड़के हैं।
तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि जिन रास्तों पे हमारे पिताजी चले हैं उसी रास्तों पे हम चलें। आगे बढ़ें और उनकी जो विरासत है एक आप उनको सम्मान कर रखें और आगे बढ़ाते रहें। ये अच्छा चलिए से आपका जो संबंध है वो राजनीति से भी है और आप सहायक अध्यापक प्रेजेंट टाइम पर आप सहायक अध्यापक के रूप में आप कार्यरत हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको क्या लगता है कि किस क्षेत्र में बदलाव लाना ज्यादा मतलब कठिन हो गया है? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा मुश्किल है चेंज लाना या फिर पॉलिटिक्स में? देखिए, जहाँ तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा तो सबके लिए होती है, वो तो है। और बिना शिक्षा के हम बदलाव भी नहीं ला सकते हैं कोई। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम लोग शिक्षित बने, और जब शिक्षित बनेंगे तब हमारे पास रोजगार आएगा, रोजगार के अवसर प्रदान होंगे हमें, और शिक्षा से ही हम अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर हम सक्षम रहेंगे तभी हम समाज की सेवा भी कर सकते हैं। ये आपने जो एक पॉइंट बोला कि सबसे जरूरी चीज है शिक्षा में हम लोग को आगे चलकर जो हमारे बच्चे हैं उनको किसी न किसी तरीके से चाहे खुद बोध लेकर के उनको पढ़ाना जरूरी है। आपकी बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि जो आपका फोकस है वो चीज है शिक्षित करने पर, बच्चों को लोगों को जितने जागरूक हो सके उनको आप जागरूक करें। बचपन से आपका राजनीति से बड़ा लगाव रहा है, तो क्या आप राजनीति में आना चाहेंगे? अगर आपको कभी मौका दिया जाए, मौका मिले भविष्य में, तो आप इस पर क्या रहेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं राजनीति में हूँ ही। जैसे कि हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार जो भी उनकी परेशानियां हैं उनमें शामिल हो रहे हैं, लगातार लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। जैसा कि चुनाव भी आने वाला है तो आप निरंतर आपका यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कनेक्ट किया जा सके और अपनी पकड़ जो हमारे ग्राम सभा में है उसको मजबूत बनाया जाए। जी, जितने भी गरीब असहाय लोग हैं हम लोग उनकी पूरी सेवा में जुटे हुए हैं, और प्रधान रहे या ना रहे, जब भी हमें मौका मिलता है हम लोग पूरी मेहनत से हम लोग कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में। तो सुरेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या राय है कि जैसे कि आपको क्या लगता है कि पहले की जो पॉलिटिक्स थी आज से मतलब 15-20 साल पहले वो ज्यादा विवादित थी या अब पॉलिटिक्स करना ज्यादा कठिन हो गया? क्योंकि आज हम देख रहे हैं अपने आसपास और हमारे स्टेट में ही, यूपी में ही देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, आजकल जो जातिवादिता है ये सब पर हावी है। तो आपको क्या लगता है कि पहले की राजनीति ज्यादा विवादित थी कि जो प्रेजेंट टाइम पे राजनीति हो रही है ये ज्यादा विवादित? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पहले की जो राजनीति थी और अब की राजनीति में बहुत बदलाव आ रहा है। और विवादित की अगर हम बात करें तो जो वर्तमान राजनीति चल रही है ये कहीं न कहीं आज से ही नहीं पहले से ही जातिगत राजनीति हमेशा चलती है। तो हम लोग कोशिश करें, हमारे जो हम युवा हैं हम लोग अपने युवाओं से ये चाहते हैं कि राजनीति में जाति भावना को छोड़ देना चाहिए, और जब हम जाति भावना को छोड़ेंगे तो हम एक अच्छे कार्य कर सकते हैं। और अगर हम जाति में ही सम्मिलित रहेंगे तब विकास होना हमारा मुश्किल है। इसलिए हम मैं आपको पूछना हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो जातिवादी राजनीति होती है इसके पीछे का रीजन आपको क्या लगता है कि मेन मोटिव क्या होता है इसके पीछे? देखिए, जहाँ पनपने की बात है तो समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, 5% की मान लीजिए, कि वही चाहते हैं कि ये जाति भावना बनी रहे और उसी के आधार पर वो अपनी रोटी सेकते हैं। और जहाँ तक हम लोग चाह रहे हैं कि ये जातिगत भेदभाव को हम लोग दूर करें, क्योंकि जब तक जातिगत भेदभाव रहेगा हमारे समाज का, हमारे गांव का, यहाँ के पूरे स्टेट का या आप भारत का कहेंगे विकास होना असंभव है। आपके अनुसार इस ग्राम सभा की सबसे बड़ी समस्या क्या रही है जो आपको लगता है कि हाँ ये समस्या पहले भी थी और अभी भी बनी? इसके बारे में अगर हम बात करें मेन समस्या की तो बहुत, अगर हम एक शिक्षक के रूप में देखें तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम बच्चों के लिए तैयार करें कि जिससे वो आगे बढ़ें। तो
आपका सबसे बड़ा मोटिव क्या, जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में आप मौजूदा तौर पर एक सहायक अध्यापक के पद पर हैं, आपने कहा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपका मोटिव क्या है? जो मतलब आने वाले चुनाव में अगर आपकी जीत होती है तो आपका सबसे बड़ा फोकस युवाओं के ऊपर क्या रहेगा, और जो हमारे ग्राम सभा के बच्चे हैं उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में? जी, अब तो हम बताना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत सारे बदलाव सोचा है कि हम देखते हैं कि गरीब बच्चों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो कहीं बाहर जाकर पढ़े, क्योंकि आज के समय में इतनी ज्यादा हर चीज महंगाई इतना है, तो एक जो गांव से रिलेटेड बिलोंग करता है बच्चा वो शहर जाकर उसके लिए पढ़ना शायद नामुमकिन है। जी, तो हम जहाँ तक हमारी बात है तो हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि हमारे बच्चों को कहीं भी बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, और उसके लिए हमने ये सोचा है कि कम से कम 100 सीट का एक बढ़िया हम एक अध्ययनरत कक्षाएं तैयार करेंगे कि जिसमें स्वाध्याय वो कर सकें। मतलब आपका कहना है कि आप ऑन कैमरा ये बात रिकॉर्ड कर लीजिए, हमारे सुरेश कुमार जी कह रहे हैं कि अगर आने वाले चुनाव में ये प्रधानी जीतते हैं तो सबसे बड़ा जो युवाओं को ये तोहफा देंगे वो 100 सीटों की लाइब्रेरी खुलने का ये आप दावा करेंगे। बिल्कुल, आप युवाओं और ये जो लाइब्रेरी है वो निःशुल्क रहेगी। हमारे जो भी ग्राम क्षेत्र के बच्चे हैं और वो उसमें आके पढ़ाई करेंगे, और जितना भी हमसे हो सकेगा उनको हम कोशिश ये करेंगे कि जैसे लगभग जो भी वैकेंसियां निकलती हैं, चाहे टेट हो चाहे पुलिस जो कांस्टेबल की हो, तो उनको ऑनलाइन क्लासेस भी निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात कही। अगर आप हमसे बता रहे हैं कि आप लाइब्रेरी 100 सीटों की खोलेंगे और उनके लिए अध्ययन के लिए आप निःशुल्क कह रहे हैं कि अध्ययन भी उनको करवाएंगे, तो अगर ये चीज हमारे पलिया लोहानी ग्राम सभा में होती है जो कि एक पिछड़ा हुआ है, अभी बहुत ज्यादा विकास यहाँ का नहीं हुआ है, तो सुरेश कुमार जी की बातों पर गौर कीजिए। ये एक बहुत ही नेक सोच रख रहे हैं और आने वाले चुनाव में अगर इनकी जीत हुई तो ये जो बता रहे हैं वो करने का दावा कर रहे हैं। जो इनका माइंडसेट आप देखिए, माइंडसेट बहुत ही क्लियर है कि युवाओं को शिक्षा के तौर पर आगे ले जाना और अपनी ग्राम सभा का नाम रोशन करना। तो सुरेश जी, जैसे अभी आपने बताया कि आपका क्या मोटिव है, आप क्या फोकस है, किस चीज के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं आज के, उनका शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जी, अगर हम शिक्षा की बात करें तो सबसे पहला हमारा ये उद्देश्य है कि बेसिक शिक्षा पे हम महत्व दें। और जहाँ तक बात है पलिया लोहानी की, तो हमारे गांव में 3 प्राइमरी विद्यालय हैं और 1 कंपोजिट विद्यालय। तो कहीं न कहीं प्रधान चाहे अगर तो अपने देश को अच्छे से तैयार कर सकता है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि शिक्षक जो है वो समय पर आए, और प्रधान अगर चाहे तो शिक्षक समय पर आएंगे कि जो प्रधान होता है वो समझ लीजिए एक अपने ग्राम सभा का हेड होता है, उसी के अंडर में होते हैं जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी देख रेख करना, किस तरह से वो उनको आगे ले जा सकता है उसके लिए पूरी जिम्मेदारी प्रधान की होती है। जी। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार सारी चीजें निःशुल्क दे रही है। बच्चों को किताबें दे रही है, बच्चों के जूता मोजा के लिए पैसा भी दे रही है। तो कहीं न कहीं हमें बच्चों, अभिभावक और शिक्षकों को भी ये प्रेरित करना होगा कि हमारे जो ग्राम सभा के बच्चे हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। जब उनकी नींव अच्छी रहेगी तभी उस पर वो दीवार अच्छी खड़ी कर सकते हैं। जब उनकी नींव सही रहेगी तो इमारत उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी और टिकाऊ होगी। यही कहना चाहते हैं। इनके तो मैंने देखा इतनी देर ब्रॉडकास्ट चली और इसमें 2-3 चीज मैंने भी नोटिस किया कि किस तरह से इनका, मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ इस चीज पे कि जो इनकी थिंकिंग है हमारे ग्राम सभा को आगे ले जाने की, जो इनकी सोच है वो एकदम क्लियर है, पूरी तरह से युवाओं पर बेस्ड है। ये हमारे जो आने वाले भविष्य हैं बच्चों के ऊपर फोकस है, उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर ये बहुत ही ज्यादा चिंतित है और उनके लिए काम करना चाहते हैं। तो सुरेश जी, जैसा हम देखते हैं कि लोग बातचीत करते हैं कि जब चुनाव आता है तब तो तमाम प्रकार के नेता ज्यादा दिखाई देते हैं, उससे पहले कोई हमारा हाल चाल लेने नहीं आता है, जनता को कोई नहीं समझता है। लेकिन जब जैसे ही चुनाव आते हैं तो बहुरूपीय के रूप में कह सकते हैं कि नेता आ जाते हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है?
जी, ये बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जो सिर्फ उनका फोकस रहता है कि जब चुनाव लड़े उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की राजनीति है, आप गांव में भी जाके बहुत ही सत्यापन भी कर सकते हैं कि हम लोग किसी के सुख दुख में जब भी कोई मान लीजिए किसी की घटना होती है या कुछ भी है तो हम लोग पूरा सक्रिय रहते हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं। आप पता कर सकते हैं कि कहीं भी या कोई भी प्रोग्राम और भी होते हैं तो जिन लोगों को भी ये लगता है कि हम इनसे अपेक्षा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से जो भी हम हमारे पास में होता है हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। इसी के आधार पर अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर हम गरीबों को साड़ी या कंबल वितरण हर साल करते रहते हैं। तो सुरेश जी, अब हम एक ऐसे सवाल के बारे में आपसे जानना चाहते हैं या फिर आप पहले ही कि आपकी राय लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि वो समस्या जो है आज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो एससी लोग हैं, एसटी लोग हैं, मतलब जितने भी, मैं किसी जातिगत समुदाय को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस उनकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, अक्सर वो लोग खुद आकर ऑन द कैमरा या किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं, कि जो कि बहुत जरूरी है। ये प्रॉब्लम जो है अक्सर पूरे देश में है, लेकिन कोई भी डर की वजह से कह लीजिए या फिर कोई और रीजन कह लीजिए, कोई भी सामने नहीं आ पा रहा है डर की वजह से। और उसी सवाल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सुरेश जी, जैसा कि जो सवाल है वो पीड़ित तो सब लोग हैं, लेकिन कोई खुल करके आगे नहीं बढ़ पाता है। तो और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि शिक्षा और अवसर दो ऐसी ताकत है जिनके दम पर आप कुछ भी बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जो ये प्रॉब्लम है उसको हम कैसे, किस तरह से इससे निपट सकते हैं। और हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, बाकायदा उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की। आज अगर वो होते तो शायद इसको देखकर मुझे तो नहीं लगता, आज तो वैसे नहीं हो सकते क्योंकि वो पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अगर वो जहां भी कहीं होंगे आज के समाज में, मुझे तो नहीं लगता है देखकर वो खुश महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, संविधान बनाया, पिछड़े वर्ग को एकदम कहाँ था और कहाँ से कहाँ लेकर आए, लेकिन क्या उनके पद चिन्हों पर हमारा समाज चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है और किस तरह से इस समस्या से हम निपट सकते हैं, आप अपने शब्दों में इसको रिपोर्ट करें। जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने बाबा साहब की बात की, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। कहीं न कहीं आज हम बैठे हैं और अपनी बातों को कह रहे हैं तो वो बाबा साहब की है। अभी जितने भी लोग हैं, बाबा साहब को हर व्यक्ति पसंद करता है, खास करके जो हमारे निम्न समाज के लोग हैं, वो बाबा साहब के अगर पद चिन्हों पे चलने लगे तो निश्चित ही समाज में बहुत भारी बदलाव आएगा। रही बात उच्च वर्ग की, तो सबको समझना है कि बाबा साहब किसी एक के नहीं थे, बाबा साहब हर वर्ग के नेता थे। उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया, क्योंकि आप जानते हैं कि आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से देश आजाद हुआ है या अब तक, जो उच्च वर्ग के लोग हैं वही हावी रहे। ये तो आपने बहुत ही, हमने हमेशा से ये देखा है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो हमेशा से जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई भाई वो जातिगत वो नहीं है, ये रियलिटी है और रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखिए। जैसे हम बताएं कि एक शिक्षक हम हैं और एक उच्च पद पे, इसीलिए क्योंकि शिक्षा जो है वही प्रश्नों को जन्म देती है। अगर हम शिक्षित रहेंगे तो निश्चित ही हम अपनी सरकार से बातों को रखेंगे, या कोई भी समस्या अगर आती है तो अपनी बातों को, पहले क्या होता था कि गांव में पुलिस आती थी तो लोग डर के भाग जाते थे। आज हम अपने अधिकारों को जानने लगे, उनमें जानने क्यों लगे हैं, क्योंकि ये बाबा साहब की ही देन। बाबा साहब न होते तो शायद हम लोग भी आज गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए। ये बात आपने सही की कि जिस तरह से उन्होंने हमारे लिए संविधान दिया, पिछड़ों लोगों को ताकत दी, जिस तरह से हम अभी बैठ कर बातें कर रहे हैं उन्हीं की देन है। क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, जितने भी दलित वर्ग के लोग आते थे उनको दबाया जाता था। तो ये रियलिटी है, आप चाहे एक्सेप्ट करें या ना करें। क्या सुरेश जी, आपने कभी ऐसा कुछ फील किया है जातिगत भावना को लेकर? क्या आपने कभी ये फील किया है सामने वाला आपको गलत निगाह से नजरअंदाज किया हो या फिर नजरिया उत्पन्न होता क्या लगता है? जी जी,
बहुत पहले से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। आज हम आपको बचपन की बात बताएं तो हम लोग पिताजी के साथ जाया करते थे कहीं भी, तो हमने देखा, बहुत जगह देखा कि क्योंकि हम एक निम्न समाज से आते हैं, तो हमने स्वयं देखा कि जब लोगों को पानी दिया जाता था, यहाँ तक कि हम पिए भी हैं कि अगर हमारे लिए गिलास आता था तो वो अलग रहता था और जो अपने लिए लाते थे वो अलग रहते थे। ये हम व्यक्तिगत महसूस किए हैं, हमने पिया भी है ना। तो ये चीजें जो हैं, लेकिन अब धीरे धीरे काफी परिवर्तन आया है और वो भी अब जितने ज्यादा हम लोग शिक्षित हो रहे हैं इसी से परिवर्तन आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा सुना, सुरेश जी ने कहा कि ये व्यक्तिगत इन्होंने फील किया, तो ये एक अकेले सुरेश जी नहीं है, पहले से हमेशा से ये एक जो इनका फैमिली ग्राउंड रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आप इस बात को नोट कर लीजिए, इसके बावजूद भी इनको वो भेदभाव ये खुद फील किए हैं। तो अगर ये भेदभाव फील किए हैं तो जो निचला समाज है, जो दलित वर्ग के जो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, आप इमेजिन करिए किस तरह से वो फील करते होंगे और अपनी बातों को नहीं रख पाने का उनके दिल में कितना मनाल होगा। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है और ये बहुत बड़ी समस्या है देश की, जिस पर एक्शन लेना चाहिए और इस पर एक्शन और कोई नहीं लेगा, इस पर एक्शन हमको ही लेना होगा। आप जब तक डरेंगे ये लोग आपको डराएंगे, आपको डरना नहीं है। और इसका सबसे बड़ा जो हथियार है वो है शिक्षा। आप शिक्षित बनिए, जागरूक रहिए, चीजों को समझिए और जवाब देने की कोशिश करिए और तभी ये चीजें बदल पाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, अगर मैं एक दिन के लिए अगर ऐसा हो सकता है कि इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला डिसीजन जो होगा वो आपका क्या होगा? देखिए, जहाँ तक हमारी राय है तो हम सबसे पहले जरूरी है पारदर्शिता। तो पारदर्शिता के लिए अगर हम बात करें तो जहाँ तक मेन फोकस हमारा ये है कि लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो जितने जल्दी हम उस पर काम कर सकें और उनको उत्तर मिल सके। तो जैसा कि आपने सुना, सुरेश जी का पहला फोकस जो है वो पारदर्शिता के साथ कामों को जल्दी करने का है, क्योंकि जो गरीब है वो लाइन में लगा रहता है, उसका काम टाल लिया जाता है। तो सबसे पहला जो उनका फोकस है तो चीजों में पारदर्शिता लाना है और चीजें जितनी जल्दी गरीबों तक पहुंच सके उनको लाभान्वित करना है। तो सुरेश जी, जैसा कि लोग कहते हैं कि, और हमेशा से मैं खुद देखते आया हूँ कि लोग ये कहते हैं कि अभी अपने गांव समाज में कि जो जितना ज्यादा उम्र का होगा वो उतनी अच्छी से चीजों को समझता है और वो सत्ता में आए तो उसके पास अनुभव होगा। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज पर है, मैं सोचता हूँ कि जो हमारे 20-25 साल 30-32 साल के जो युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो सामने आए। और इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि युवा को राजनीति में आना चाहिए या फिर उनको नजरअंदाज करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम चाहते हैं कि युवा राजनीति में आए, क्योंकि आगे चलकर युवा ही इस देश में बदलाव ला सकता है। लेकिन मेन चीजें ये हैं कि राजनीति में आने के लिए आपको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। ये तो है, क्योंकि पैसा ही आजकल पूरा फैक्टर है। पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप शायद सपना है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहला फोकस हमारा शिक्षा पर है और शिक्षा के द्वारा ही हम अपना और समाज का विकास कर सकते हैं। कहीं न कहीं सबसे पहला फोकस कि अपने कैरियर को बनाना है, उसके बाद राजनीति में आना है। तो सुरेश जी का कहना है कि पहले आप अपने कैरियर पर फोकस करिए, उसके बाद अगर आपको मौका मिलता है तो आपको राजनीति को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये आपकी ही सल्तनत है। आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए, जो कि एक वैलिड पॉइंट है, बहुत ही सही पॉइंट उन्होंने कहा है। और अब तक आपने इस पॉडकास्ट को ध्यान सुना होगा तो एक बात जो मेरे जहन में चल रही है, शायद आपके भी मन में ये आया होगा। तो मैं ये फील कर रहा हूँ कि जैसा सुरेश जी एक सहायक अध्यापक है और शिक्षा के प्रति इनका लगाव बहुत ज्यादा है, तो इस तरह का माइंडसेट और उस तरह की सोच
आपको भी देखने को मिली होगी कि इनका हर एक जवाब शिक्षा पर जाकर खत्म होता है और शिक्षा से ही ये पूरा फोकस है शिक्षा को लेकर, क्योंकि जब शिक्षा होगी हमारे देश का युवा, हमारे ग्राम सभा पलिया लोहानी ग्राम सभा का युवा आगे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, तभी वो आगे जाकर अपनी बातों को रख सकता है। तो देख लीजिए, यही होता है माइंडसेट, यही होता है पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, अगर वो आते हैं आगे चल करके तो कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से बदलाव देखने को मिल सकता है। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि आज के युवा की सबसे बड़ी गलती क्या है? आजकल हम बात करें युवाओं की, तो युवा जो है वो कहीं ना कहीं इस चकाचौंध की दुनिया में ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया या अन्य क्षेत्रों में कुछ ना ज्यादा जोर देखे कि लोग सब्सक्राइबर के पीछे भाग रहे हैं ज्यादातर। जी, समझ रहा हूँ कि जो इनका कहना है कि जो आपका युवा है वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो रहा है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके पीछे लोग रील्स के पीछे बहुत ज्यादा आज का जो युवा है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। सुरेश जी का यही कहना है कि जो युवा है वो सोशल मीडिया से जो उनका भटकाव है वो थोड़ा सा इस पर हट करके अपने भविष्य पर काम करें, अपने देश के लिए काम करें और थोड़ा सा अपने माता पिता जो है उन पर ध्यान रखें। और यही हम आपको बताना चाहते हैं कि माता पिता कितनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं। हर माता पिता ये चाहता है कि हमारा बच्चा वो सारी सुविधाएं पाए जो हम शायद सोचे भी ना हो। तो कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान देना है कि हमारे पिता या माता जो भी हैं कितनी मेहनत करके हमें पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चकाचौंध की दुनिया से निकल करके अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए कि अगर उनकी मेहनत जो भी वो जुटे हुए हैं, जो भी काम कर रहे हैं, भाई लोग पैसे के लिए शहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हम अपने गांव को या अपने परिवार को छोड़ के जाएं। तो उनका जो सपना है कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि हाँ वो सपना हम उनका साकार करें। तो आप लोग इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करें, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि आप अपने माता पिता का सहारा बनिए और इस रसोली की जो चीजें आप करते हैं सोशल मीडिया, मतलब अगर आप देश के लिए कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, गलत के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सही है, लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको, ये गलत है। और इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझाएं, तो इस पर गौर जरूर करिएगा। तो सुरेश जी, अब मैं आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल करना चाहता हूँ, तो जिसका आपको जवाब कोशिश करेगा एक वर्ड में या फिर एक लाइन में दे दीजिए। वैसे मैं आपको ऑप्शन दूंगा जिसको आप सुन सकते हैं। तो पहला सवाल है, गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पानी, सड़क या फिर बेरोजगारी? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी आज की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और जिसको सबसे पहले हमें हल करने की जरूरत है। बेरोजगारी दूर होगी तो बाकी और समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। जी। तो दूसरा सवाल आपके लिए है, आपकी ग्राम सभा में जातिगत फैक्टर कितना वर्क करता है? जातिगत फैक्टर की बात करें तो बहुत ज्यादा हमारे ख्याल से जातिगत फैक्टर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति का जुड़ाव हमसे है और निश्चित रूप से हर वर्ग के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हर वर्ग का वोट भी हमें मिलता है। तो जाति भावना से हमें कोई नहीं देखता है, हमारे हर समाज के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो पलिया लोहानी में जातिगत फैक्टर काम नहीं कर रहा। मतलब जैसे कि एक चीज मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि पलिया लोहानी ग्राम सभा है, इसमें अगर आपकी पकड़ जो निचले कैटेगरी के लोग हैं, तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अगर आपका पकड़ उन पर मजबूत हो गया तो जानिए पलिया लोहानी की प्रधान आपके घर में है। इस पर आप क्या कहना? जी बिल्कुल, ये आप सही बात बोल रहे हैं कि हम जो भी निचले वर्ग के व्यक्ति हैं, जो भी मतदाता है, अगर वो चाहे तो जिसको चाहे उसको प्रधान, यही चीज में क्योंकि उनकी संख्या अत्यधिक। तो आपके लिए तीसरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि गांव में विकास हुआ है या सिर्फ दिखावा है? अगर हम विकास की बात करें तो वर्तमान जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें दिखावा हो रही है। लोहानी में बहुत सारी ये अवस्था हमने देखी कि नल अगर खराब हो जा रहे हैं तो नल हम लोग बनवा रहे हैं, बल्कि हम प्रधान भी नहीं है। बहुत सारे नल और जो नल खराब हो रहे हैं, तो भाई देखिए पानी बहुत बड़ी
समस्या जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। जल जल बिना तो बेकार है। इसलिए लोग समस्या लेके आते हैं कि भैया हम 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, नले नहीं बन रहा है। तो अब जब आज के आप 5 साल पहले जाएंगे तो हम व्यक्तिगत ज्यादा राजनीति में नहीं जुड़े थे, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर आज सूचना आती थी कि नल खराब है, आज मिस्त्री मिला तो ठीक है, नहीं तो कल अगले दिन तक जरूर नल बन जाता था। जैसे आज का जो समय है, पलियालवानी में आप देख रहे होंगे कि हर घर जल योजना चली, लेकिन किसी के घर जल पहुंचा नहीं पहुंचा। आप देख रहे होंगे हमारे गांव हर जितने भी ग्राम सभा के जितने भी मोहल्ले हैं, कहीं न कहीं आपको हर घर जल योजना के तहत पानी नहीं मिल रहा है, बल्कि और भी ग्राम सभा में आप देखिए तो उनकी टोटी से पानी आ रहा है, यहाँ टोटियां नहीं लगी। अच्छा, ये बहुत ही बड़ी समस्या सुरेश जी ने बता रहे हैं कि जो हमारे बहुत अन्य ग्राम सभाओं में या अन्य जगहों पर जो पानी आता है टोटी के थ्रू, वो इस ग्राम सभा में अभी नहीं पहुंचा है। और इसी के आप अगर इस समय नल मांगिए किसी से, कहीं भी आप एप्लीकेशन भी देंगे नल के लिए, तो नल आपको मिलने वाला नहीं है। इंडिया में 2 नल पहले आता था, लेकिन आजकल इस योजना के तहत आपको लिखकर ये आएगा कि आपके घर पानी पहुंचेगा, तो कोई भी नल कोई भी सरकार अब नहीं देगी। और आपके लिए जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ कि वो सवाल जो है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका पसंदीदा नेता कौन है? अगर हम नेता की बात करें तो बहन कुमारी मायावती जी जिस तरह से अपने शासनकाल को चलाई है, कहीं न कहीं सबसे बेस्ट रहा है हमारी नजर में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी का आपका उनके कार्यकाल में सबसे पसंदीदा वर्ष क्या है, जिसे आप यहाँ पर हम लोगों के साथ शेयर करना है? अगर हम उनके कार्यों की बात करें तो कहीं न कहीं जो प्रशासन कार्य करता था उनकी सरकार में, वो सबसे बेस्ट था। और उतना अच्छा प्रशासन, क्योंकि आप देखते होंगे कि चाहे अखिलेश जी की सरकार भी है, चाहे योगी जी की सरकार भी है, कहीं न कहीं विवादों से घिरी रही। तो सुरेश जी, जैसा कि आपने हमने सारे मुद्दों पर बात की, अब मैं थोड़ा सा एक ऐसा सवाल आपसे करने जा रहा हूँ कि जो शायद ऐसा है महसूस करें कुछ लोग या आप भी सोचने पर मजबूर हो जाए, लेकिन मुझे लगा कि ये सवाल करना चाहिए और हमारी पलियालवानी ग्राम सभा में जो लोग हैं वो शायद उनके मन में भी क्वेश्चन कभी न कभी जरूर आया होगा। तो मैं उन्हीं को उसी को लेकर के पूछ रहा हूँ कि जैसा कि आपको कभी भी एक सिंगल टाइम भी लगा हो जब आपके पिताजी का कार्यकाल रहा, जब आपकी माता जी का नाम है, उस कार्यकाल में कुछ ऐसी चीजें हुई हो जो आपको लगता हो नहीं ये शायद थोड़ा सा गलत हो गया? जी, पिताजी का कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा जी ना, कोई संदेह नहीं है कि उनका कार्यकाल खराब रहा। हर व्यक्ति बहुत खुश था। हम लोग छोटे छोटे थे, आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रधानी कितनी आसानी से जीत जाते थे, पता नहीं चलता। लोगों का जो विश्वास था उनके ऊपर वो बहुत अत्यधिक था। 2008 में उनकी हत्या की गई। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि वो 2008 में उनकी हत्या जो हमें लगता है सुनियोजित तरीके से की गई, एक सोची समझी पलियालवानी में उनकी ही हत्या नहीं, बाकी 2 हत्याएं और की गई। कहीं न कहीं अगर हम दिसंबर चाचा की बात करें, उनकी भी समझ लीजिए हत्या हो गई। शराब में उनको मिला के पिलाया गया और उनके बड़े भाई थे उनको भी गोली मारा गया। तो कहीं न कहीं कुछ वर्ग या कुछ ऐसे जो लोग हैं जो ये नहीं देख पाते हैं कि निम्न वर्ग का व्यक्ति भी आगे बढ़े। आज आप देख लीजिए, हम लोग जितना भी चुनाव जीते हैं सब सामान्य सीट में जीते। एक पारसी बिरादरी का होने के नाते हम लोग अगर चुनाव जीत रहे हैं सामान्य सीट पर तो एक बहुत बड़ी बात है। तो सुरेश जी, आपका अपने ग्राम सभा पलियालवानी के लोगों के लिए संदेश क्या देना चाहेंगे? आप हमारे माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? पलियालवानी के लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हमें आपसी भेदभाव को मिटाकर कहीं नहीं कहीं ये सोचना चाहिए कि हम अपने विकास पर ज्यादा फोकस करें और जितने
आपसी भेदभाव मिटेगा, उतने ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। और इस ब्रॉडकास्ट में हमें हर वो टॉपिक, हर वो सवाल जो जनता से जुड़े हुए हैं, जमीनी मुद्दे जो हैं, हमने रखने की कोशिश की। बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस जी ने उनको हमें समझाने की कोशिश की और अपनी बात भी इन्होंने, जो उनका माइंडसेट है, जो उनका काम करने का तरीका है, उसको बताया किस तरीके से हमारे ग्राम सभा के लिए काम करना चाहते हैं। सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से चली। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप तक ये वीडियो पहुंची है, तो आपसे निवेदन है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पर, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है सुनो रे इंडिया। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस ब्रॉडकास्ट को पहुंचाइएगा, जिससे कि लोग जागरूक हों और जो बात है, जो उनके सवाल हैं, वो कमेंट कर सकें और हमें बता सकें, और उसके बाद उन सवालों को हम श्री जी तक पहुंचाएं। और आने वाले समय में अगर ये जीतते हैं तो उनको, इन्होंने जैसा कि कहा कि समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि इस तरह से आप या आपसे रिलेटेड या कोई ऐसा व्यक्ति जो पॉडकास्ट करना चाहता हो, अपनी बातों को जनता तक पहुंचाना चाहता हो, रखना चाहता हो बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप हमसे कनेक्ट करिए। हमारा नंबर है 9118646505। चैनल का नाम है सुनो रे इंडिया। और आप एक बार कॉल करिएगा, हम अच्छे तरीके से आपकी बातें सुनेंगे और लोगों तक आपकी बातें पहुंचाएंगे और पॉडकास्ट करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और लास्ट मैसेज, प्लीज जी आप क्या कहना चाहते हैं, एक लास्ट मैसेज दे दीजिए। जी, आखिरी में हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। सुनो रे इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप सूरज यादव जी से मिलिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए कि एक नया लड़का जो शायद इस समाज में बदलाव चाहता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो बड़े मीडिया लोग हैं वो उन बातों को नहीं दिखाते हैं जो लोगों की मेन समस्याएं होती हैं। तो जो हमारे छोटे छोटे क्रिएटर हैं वो कहीं ना कहीं जो मेन समस्याएं हैं लोगों की, गांवों की, वो दिखाने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उनको कहीं ना कहीं से लाभ दीजिए। अगर वो समस्याएं आपकी उठा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत समझ लीजिए आभार है कि इस तरह से एक प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं कि जहां लोग अपनी बातों को कह सकें। इसी कड़ी में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार।